नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज हम पॉलिटी का 10वां लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे। और ये हमारी लक्ष्मीकांत सीरीज का 10वां लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय क्या स्थिति थी। भारत की स्थिति ये थी कि ब्रिटिश प्रांत थे भारत में, मतलब राजनीतिक रूप से दो स्थितियाँ थीं। एक तो ब्रिटिश प्रांत थे और एक थी देसी रियासतें, यानी जो स्वतंत्र रियासतें थीं जो राजा के अधीन काम करती थी। ठीक है, जो थे नहीं, जैसे बहुत सारी रियासतें थीं भारत में, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, इस प्रकार की। ठीक, तो क्या हुआ था, इनमें से कुछ रियासतों ने क्या भारत में शामिल हो गई थी और कुछ रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई थी, कुछ स्वतंत्र रूप से रही थी। इनमें से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर तीन ऐसी रियासतें थीं, यानी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जो है, तीन रियासतें ऐसी थीं जो भारत में शामिल होने से जिन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ था कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर, जूनागढ़ को जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम के आधार पर, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, यानी जो विलय पत्र साइन किया गया था महाराजा हरीश सिंह और भारत सरकार के बीच में, उसके द्वारा इन तीनों को शामिल किया गया। कहने का मतलब यह है कि हैदराबाद को अलग प्रकार से, जूनागढ़ को अलग प्रकार से और कश्मीर को अलग प्रकार से भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, ये तो हमने जाना इसका बैकग्राउंड। अब हम जान लेते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो समितियां बनाई गई उनके बारे में। और सबसे पहले 1950 में क्या हुआ था कि भारत को चार प्रकार के राज्यों में बांटा गया था। ठीक है, 1950 में उनमें से एक को बोला गया था का, दूसरे को भाग को बोला गया था खा, और गा और घा। आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से भाग में कौन से राज्य थे। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि विभिन्न राज्यों में ये मांग उठने लगी थी कि उन्हें भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाए। जैसे दिक्कत क्या हो रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी, जैसे मान लीजिए ये एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, और यहाँ क्या हुआ था, तेलुगु भाषी थे और मलयालम बोलते थे। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे काफ़ी सारे, जो मद्रासी भाषी थे और जो तेलुगु भाषी थे। ठीक है, फिर तभी इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट और भी राज्यों में और अन्य जगह पर भारत में होने लगे थे। तो सरकार को ये लगा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाए या नहीं किया जाए, इसलिए सरकार ने एक आयोग गठित किया था, धर आयोग। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया था, धर आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर, और इसको जून 1948, टाइमलाइन आपको याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि कई बार ऑर्डर इसका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जून 1948 में क्या हुआ था, धर आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, एस के धर की अध्यक्षता में, जिसको भाषाई प्रांतीय आयोग भी कहा गया। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो दिसंबर 1948 में सौंपी। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा था आयोग ने कि राज्यों का पुनर्गठन तो किया जा सकता है, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि किस पर, प्रशासनिक सुविधा, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी सुविधा के लिए तो राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। लेकिन आप कहें कि लैंग्वेज के आधार पर बांट दें, तो ऐसा इस आयोग ने कोई मतलब वो नहीं दिया था सजेशन। इस आयोग ने साफ साफ मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था, तो काफ़ी सारे राज्यों में फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि जो डिमांड चल रही थी, अगर लोगों की मांग जब पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, आपने देखा होगा, जब डिमांड बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ जाती है, इकोनॉमिक्स का रूल है। लेकिन यहाँ क्या हुआ था कि डिमांड तो काफ़ी थी, लेकिन उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया इस कमेटी के द्वारा। तो क्या हुआ, संघर्ष उत्पन्न हो गया और दंगे होने लगे कई जगह। ठीक है, मतलब हिंसा टाइप की चीज़ें होने लगी थी। फिर क्या हुआ था, इसके बाद सरकार ने एक नई समिति का गठन किया जिसका नाम था JBP समिति। JBP समिति क्या होता है, इसका गठन किया गया था दिसंबर 1948 में, जिसमें जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो अप्रैल 1949 में सौंपी सरकार को। ठीक, सरकार को कहें या जो हमारी संविधान सभा थी, या कुछ भी समझे हम। ठीक है, उस समय जो भी गवर्निंग चीज़ थी उनको ये सौंपी गई सरकार को। फिर क्या हुआ था कि इन्होंने भी क्या है, ऑफिशियली तो अस्वीकार कर दिया, मतलब औपचारिक रूप से तो इन्होंने कहा कि भाषा को विभाजन का आधार नहीं बनाया जा सकता, राज्यों को बांटने के लिए भाषा का आधार नहीं माना जा सकता, ये इन्होंने कहा था। फिर
क्या हुआ, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मोड़ आया 1953 में। 1953 में क्यों आया कि भारत सरकार, एक ऐसी सिचुएशन आई जिसके कारण भारत सरकार को 1953 में भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन करना पड़ा और उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। क्यों करना पड़ा, ये ऐसी सिचुएशन क्यों आई भारत सरकार के सामने? ये सिचुएशन या कहें तो ये परिस्थिति इसलिए आई कि एक आंदोलन करता थे पोंटी श्री रामुलु। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आमरण अनशन किया था और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जनता में काफ़ी रोष उत्पन्न हो गया था गवर्नमेंट के खिलाफ। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मद्रास को दो भागों में डिवाइड कर दिया। मद्रास को क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, आंध्र प्रदेश और मद्रास। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी लोगों को आंध्र प्रदेश बना दिया गया और जो मलयालम बोलते थे उनके लिए मद्रास, और जो मद्रासी बोलते थे उनके लिए भी मद्रास। ठीक है, तो इस प्रकार पहला जो राज्य था हमारा भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश था और उसकी पृष्ठभूमि यह थी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगला जो आयोग है वो क्या है, वो ये है फजल अली आयोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुनर्गठन से संबंधित। इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1953 में। क्या हुआ था कि वही बात है ना कि जब एक डिमांड पूरी होती है तो क्या होता है, नेक्स्ट डिमांड उत्पन्न हो जाती है अपने आप। ये नेचर का रूल है। तो जब आंध्र प्रदेश को बनाया गया था भाषा के आधार पर, तो देश के अन्य हिस्सों में भी भाषा के आधार पर नए राज्य गठन की मांग उठने लगी थी। इसीलिए सरकार ने एक नए आयोग फजल अली आयोग का गठन किया और इस आयोग में 3 मेंबर थे, जिनमें के.एम. पडेक्कर और एच.एन. कुंजरू शामिल थे। के.एम. पडेक्कर और एच.एन. कुंजरू इसमें शामिल थे और इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। इसीलिए इस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। इस आयोग ने क्या काम किया, इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1955 में पेश की। देखिए काफ़ी टाइम लिया इसने। 1953 में इसे गठित किया गया था और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और राज्यों के गठन के लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए, जिनमें पहला फैक्ट था कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा होनी चाहिए। मतलब किसी भी राज्य का इस प्रकार से गठन नहीं किया जा सकता जो देश की एकता और अखंडता को हानि पहुंचाता हो। दूसरा, भाषा एवं सांस्कृतिक एकता, यानी लैंग्वेज और कल्चरल यूनिटी होनी चाहिए। तो इसमें कुछ कुछ लगता है कैसा कि भाषा को भी आधार बनाया जा रहा था इस आयोग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल सुविधा होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को यहाँ से हाई कोर्ट या कुछ जाना है तो वो काफ़ी दूर हो। इस टाइप की चीज़ें अभी भी काफ़ी हमारे देश में है। तो वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा हो, तो इसलिए ये तीसरा फैक्ट था। चौथा ये था कि प्रत्येक राज्य देश के कल्याण के लिए काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको अगर अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो फिर आप देश की यूनिटी के खिलाफ काम करने लगें। तो इस प्रकार किसी भी नए राज्य का गठन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो आयोग ने सरकार को सलाह दी कि जो 4 प्रकार के राज्य हैं हमारे देश में, उनको 2 प्रकार के राज्यों में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे एक कैटेगरी बनाई जाए राज्य की और दूसरी बनाई जाए केंद्र शासित प्रदेश की या संघ शासित प्रदेश की। तो आयोग की जो सलाह थी उसमें क्या था कि 16 राज्य बनाए जाएं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। लेकिन सरकार ने लगभग इनकी सारी रिकमेंडेशन मान ली और 16 की बजाय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो जो ये लागू कब हुआ था यह भी पूछा गया है। तो 1 नवंबर 1956 को यह लागू हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। उसके बाद हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आए थे। जल्दी से एक नज़र हम देख लेते हैं कौन कौन से थे। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। ठीक, जो संघ शासित प्रदेश थे कौन कौन से थे? अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मणिपुर और त्रिपुरा। ये 6 संघ शासित राज्य थे जब प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था 1956 में। पहली बार जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद क्या हुआ था? 1956 का जो सिनेरियो है वो 1956 के बाद भारत में कई राज्य नए बनाए गए और वर्तमान तक अभी काफ़ी आपने रिसेंटली सुना होगा जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है।
तो 1956 के बाद से जो भी नए राज्य बनाए गए हैं उनको हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट में, जिससे कि आपका एग्जाम से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से कर सकें। सबसे पहले क्या हुआ था कि महाराष्ट्र और गुजरात में, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र क्या था, महाराष्ट्र मराठी बोली जाती थी और गुजरात में गुजराती बोली जाती थी। पहले एक राज्य था बम्बई, बम्बई को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा के लोग रहते और गुजरात में गुजराती भाषा के, ठीक। तो इस प्रकार गुजरात जो है वो कौन सा राज्य बना, 15वां राज्य बना गुजरात 1960 में। उसके बाद दादर एवं नगर हवेली 1954 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 1961 तक क्या हुआ था कि यहाँ स्वशासन चलता रहा, लोकल गवर्नमेंट चलती रही लोगों के द्वारा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादर एवं नगर हवेली को क्या किया गया था, भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। यानी अब कितने हो गए, 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे 1961 में, ठीक है। तो दादर नगर हवेली को कब मिलाया गया था, 1961 में। उसके बाद नंबर आता है गोवा, दमन और दीव का। देखो, गोवा को 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत सरकार ने भारत में शामिल किया था और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1962 में। देखो, शामिल किया गया था 1961 में, लेकिन इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1962 में, ठीक है। तो कई बार यूपीएससी क्या करती है, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करवाती है, तो आपको 1961 याद रहता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इसे क्या किया गया था, यूटी बनाया गया था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ था, गोवा को 1987 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। 25वां शायद राज्य बना था गोवा 1987 में। नेक्स्ट जो था पाउंडचेरी, 1954 में फ्रांस ने भारत को सौंप दिया था। पाउंडचेरी क्या था, पाउंडचेरी की कहानी ये है कि पाउंडचेरी फ्रांस का एक कह सकते हैं उपनिवेश था, आप समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। और पाउंडचेरी जो है हमारे देश में 3 राज्यों में फैला हुआ है, एक तो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में, ठीक है, और 4 स्थानों पर है, ठीक है। ये किसी दिन हम डिस्कस करेंगे पाउंडचेरी की डिटेल डिस्कशन, तो उसमें आपको समझाएंगे। अभी तो ब्रीफ में हम जान लेते हैं केवल, ठीक है। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, इसको पाउंडचेरी को भी। उसके बाद नागालैंड का नंबर आता है 1963 में, नागालैंड 16वें राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ। उसके बाद हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। देखो क्या था, पंजाब राज्य था हमारा, उसमें जो हिंदी भाषी लोग थे उनको, उनके एरिया को निकालकर हरियाणा बनाया गया और एक अलग यूटी बनाई गई चंडीगढ़, कब, 1966 में। और जो पहाड़ी इलाके थे उनको निकालकर क्या बनाया गया, उनको निकालकर बनाया गया हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो 1971 में क्या हुआ, देखो 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। पहले एक पहाड़ी स्टेट का दर्जा मिला था जो कि केंद्र शासित प्रदेश था हिमाचल 1966 में, लेकिन 1971 में क्या हुआ था, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में क्रमशः मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 19वें, 20वें और 21वें राज्य बने भारत के। उसके बाद नंबर आता है सिक्किम का। सिक्किम की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। सिक्किम में क्या था, आज़ादी से पूर्व चोग्याल वंश का शासन था, यहाँ चोग्यालों का शासन था जो कि एक डायनेस्टी थी सिक्किम की। तो क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने इसे संरक्षित राज्य माना, मतलब भारत के द्वारा रक्षा, विदेश मामले जो हैं भारत के द्वारा देखे जाएंगे, बाकी शासन जो है वहाँ की स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मोड़ आता है 1975 में। 1975 में क्या हुआ कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी संबद्ध, हमारे अंडर संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। और 1975 में ही 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को देश का 22वां राज्य बना दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है 36वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया। उसके बाद नंबर आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में क्रमशः 23, 24 और 25वें राज्य बने। हमने अभी डिस्कस किया था गोवा के बारे में। उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 2000 में बने थे 26, 27 और 28वें राज्य। देखो काफ़ी बार 28वां राज्य आपको याद रखना पड़ता है, 28वां राज्य था उत्तराखंड, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, तेलंगाना को 2 जून 2014 को 29वां राज्य बनाया गया, 2 जून 2014 को।
आंध्र प्रदेश से डिवाइड कर कर। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने कब? 31 अक्टूबर 2019 को, रिसेंटली, अभी लास्ट ईयर इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया था, बांट दिया गया था। और इसका जो प्रस्ताव था वो शायद 9 अगस्त 2019 को लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है, तो आपको 31 अक्टूबर डेट याद रखनी है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। और जो एक लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमने जाने। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। ये हमारा पॉलिटी का 10वां लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। सिटीजनशिप को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मौलिक अधिकार को कवर करेंगे। और ये मौलिक अधिकार का जो हमारा चैप्टर होगा वो पॉलिटी का हमारा 11वां लेक्चर होगा। इसी प्रकार हमारी पॉलिटी की सीरीज चलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।